Hello everyone, welcome to the class of Analog Electronics. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऑसिलेटर्स के बारे में, दो टाइप का ऑसिलेटर भी देखा था, कॉलपिट्स और हार्टले। उससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है, अब अंतर क्या है दोनों में। पहले जो दो ऑसिलेटर हम लोगों ने देखा उसमें एल और सी को यूज करके हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क है और हमारा जो फीडबैक नेटवर्क है वो बनाया था। ठीक है, कॉलपिट्स में क्या था हमारा, दो कैपेसिटर एक इंडक्टर। हमारा नेक्स्ट जो था हार्टलेज, उसमें क्या था, दो इंडक्टर एक कैपेसिटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर को लेकर के हम लोग अपना फीडबैक सर्किट बनाते थे। ओके, लेकिन अब ये जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो है, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, उसमें हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को लेकर के अपना जो हमारा फेज शिफ्ट नेटवर्क है वो बनाएंगे। तो ऑसिलेटर में क्या होता है, ऑसिलेटर में जो भी एनर्जी लॉस होता है, जो हमारा टैंक सर्किट होता है, एलसी सर्किट होता है, उसमें हम लोगों को एनर्जी कॉम्पनसेशन करना पड़ता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो एनर्जी कॉम्पनसेशन करना है मतलब हम लोग बाहर से कुछ एनर्जी वापस डालते हैं ऑसिलेटर सर्किट में, लेकिन ज़रूरी क्या है कि वो जो एनर्जी डाल रहे हैं उसका फेज सेम हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फेज सेम रहता है, उसको फेज सेम होता है तो एडिशन होता है, उसी को हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ऑसिलेटर में कि हम लोग बाहर से जो भी एनर्जी उसमें डाल रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं टैंक सर्किट में, उसका फेज जो है वो सेम होना चाहिए। तो फेज सेम कैसे होगा, एक बार तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट करा देता है हमारा एम्पलीफायर। ठीक है, तो अब तो फेज सेम नहीं रहा, 0 डिग्री का 180 डिग्री हो गया। सेम फेज लाने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, एक और कुछ ऐसा फेज शिफ्ट नेटवर्क लगाना होगा जिससे कि वो वापस से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे दे, तो हम लोगों को फाइनल जो फेज मिले वो क्या मिले, 0 डिग्री मिले। तो वो सेम हो जाएगा, फेज शुरू में भी 0 था और जो फीडबैक दे रहे हैं हम लोग वो भी 0 है। तो हम लोगों को यही ध्यान में रखना है कि हमारा एक्चुअली में अगर जो हम एम्पलीफायर लगा रहे हैं अगर वो इन्वर्ट नहीं करता, सी एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, जो हमको आउटपुट मिलता है वो इन्वर्टेड मिलता है, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ठीक है, अगर वो ऐसा एम्पलीफायर वो नहीं करता, एम्पलीफायर कोई भी फेज शिफ्ट नहीं इंट्रोड्यूस करता, तो फिर हम लोगों को इतना टेंशन नहीं था ये सारा कि हम लोगों को फेज शिफ्ट चाहिए, फीडबैक नेटवर्क में देखना है कि फेज शिफ्ट क्या है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करना है, ये सब का जरूरत था ही नहीं। लेकिन क्योंकि मेरा इनपुट अगर 0 डिग्री पे है, एम्पलीफायर क्या करेगा, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा। अब लेकिन जो हमको बाहर से जो सिग्नल भेजना है, जो कि हम लोग एम्पलीफायर के आउटपुट से ले रहे हैं, उसका फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, लेकिन अभी तो 180 डिग्री पे है। इसीलिए हमारा जो फेज शिफ्ट नेटवर्क रहता है वो ऐसा हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करे, ताकि जो फाइनल जो फीडबैक सिग्नल है वो 0 डिग्री का ही वापस से हो जाए। ठीक है, तो सब कुछ सही चल रहा था, एलसी एलिमेंट से हम लोग फेज शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन एल और सी मतलब इंडक्टर और कंडक्टर कैपेसिटर को लेने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे लो फ्रीक्वेंसी पे हम लोग जाते हैं वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है, मतलब उसका साइज बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और साइज बढ़ता है इसीलिए कॉस्टली भी हो जाता है। ये चेक भी कर सकते हो तुम लोग, गूगल पे टाइप करना इमेजेस में, तो लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर और हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर देखोगे, तो जितने ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे जाओगे उतना छोटा कैपेसिटर हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर तुम लोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे काम करोगे तो उसका जो कैपेसिटर होता है वो इतना छोटा होता है कि उसको मैग्नीफाइंग लेंस से देखना पड़ता है। ठीक है, और बाकी जो लैब में देखते हो लो फ्रीक्वेंसी वो तो बहुत बड़ा होता है। तो जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसी पे जाओगे वैसे वैसे कैपेसिटर का साइज छोटा होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना यही लिखा है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में। तो पहले हम लोग देखेंगे कि वो नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि आर और सी को यूज करके हम लोग कैसे 180 डिग्री फेज शिफ्ट लाते हैं, तो वो समझ लेंगे। उसके बाद तो फिर जो ऑसिलेटर है उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ यही लिखा है, एनर्जी विच इज फेड बैक टू द टैंक सर्किट शुड बी इन करेक्ट फेज, फेज उसका करेक्ट होना चाहिए। टू ड्रॉबैक है एल और सी ऑसिलेटर का जो हम लोग पढ़े थे अभी, एक है फ्रीक्वेंसी इंस्टेबिलिटी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी उसका कांस्टेंट नहीं होता है। दूसरा क्या है, लो फ्रीक्वेंसी पे करते हैं तो हमारा जो सर्किट होता है वो बल्कि हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हो वो सस्ता हो, जितने कम से कम कॉस्ट में हो। ठीक है, तो एलसी में यही सब प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग आर सी पे गए, मतलब इन प्लेस ऑफ इंडक्टर वी आर यूजिंग रजिस्टर। और रजिस्टर तो हम लोग सब जानते हैं बहुत ही सिंपल होता है और सस्ता भी होता है। ठीक है, तो जो भी ऑसिलेटर सर्किट ये आर और सी एलिमेंट को यूज करके बनता है उसको कहते हैं आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर।
ठीक है, मतलब ऐसा ऑसिलेटर जिसमें फेज शिफ्ट किसके कारण हो रहा है, आर और सी के कारण। तो यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री शिफ्ट इज प्रोवाइडेड बाय आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क एंड 180 डिग्री शिफ्ट इज प्रोवाइडेड बाय ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। पहले क्या होता था, 180 डिग्री ट्रांजिस्टर के कारण होता था, 180 डिग्री जो हमारा फीडबैक नेटवर्क था एल और सी का, उससे। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये फिगर, ये हमारा दिखा रहा है फेज शिफ्ट नेटवर्क। इसमें क्या रहा है कि हम लोग अगर C और R को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो वो एक तरीके का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन तो हम लोग बाद में किए। इसमें कितना स्टेज है, अगर इसको हम लोग बेसिक माने कि एक C और एक R, तो यहाँ पे 3 स्टेज कनेक्टेड है, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, अ सिंगल RC सेक्शन इज शोन, यहाँ पे शोन है सिंगल RC मतलब एक C एक R। ठीक है, V1 डैश मतलब R के अक्रॉस जो वोल्टेज है, लीड्स अप्लाइड वोल्टेज V1 बाय 5 डिग्री। ये 5 डिग्री कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि चलो 5 है। तुम लोग थीटा भी ले लो, कुछ भी मान लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, मानते हैं कि चलो ये थीटा डिग्री है या 5 डिग्री है, कुछ भी मानो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो वोल्टेज अक्रॉस R है, मतलब V1 डैश जो है, वो लीड करता है इस वोल्टेज को बाय सम डिग्री या एंगल। देखो हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं ना, V इक्वल्स टू आई आर या फिर V इक्वल्स टू आई जेड, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम लोग सिर्फ इसमें वैल्यू डालते हैं, लेकिन किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और फेज भी होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग फेज कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग जनरली मैग्नीट्यूड करते हैं कि हाँ ये 2 वोल्ट का सिग्नल है, करंट 1 एम्पियर का हो रहा है, तो R कितना होगा। लेकिन ये कभी नहीं बोलते कि हाँ 2 है तो इसका फेज कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड 2 फेज मान लो 0 डिग्री, ऐसे करके नहीं लिखते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लिखने में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब जनरली हम लोग जब फेज शिफ्ट का बात करते हैं तब तो हम लोगों को फेज देखना है ना, वो तो फेज देखना ही होगा। तो अभी क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस ये एक वोल्टेज अप्लाई किए, तो जो R के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो V1 से लीड करेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा उसका फेज ज़्यादा होगा 5 डिग्री से या थीटा डिग्री से। ठीक है, अगर इसका एंगल 0 है तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, 0 प्लस थीटा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कैपेसिटर और ये ऐसा क्यों हुआ, ये हम लोग तुरंत देख लेते हैं। हालांकि पता नहीं तुम लोग फेजर डायग्राम वगैरह पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, नहीं भी पढ़े होगे तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे सिंप्लीफाइड वे में बताने का। तो हम लोग देखते हैं एक्चुअली होता क्या है, V और I दो क्वांटिटी है हमारे पास, वोल्टेज और करंट। ठीक है, अब वोल्टेज और करंट में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कंपोनेंट में वोल्टेज और करंट का फेज एक ही हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला हम लोग अगर लेते हैं रजिस्टर। रजिस्टर में क्या होता है, एक रजिस्टर है, ठीक है, इसमें हम लोग बोलते हैं I करंट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है। रजिस्टर को R से डिनोट करते हैं, ये रियल होता है, हम लोग देखें कि ये रियल टाइप का ही होता है, इसमें इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है। इमेजिनरी कब आता है, जब कैपेसिटर और इंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, j⍵L 1/j⍵c, तो j क्या है, वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ठीक है, तो रजिस्टर रियल है। अभी क्या होगा, अगर ये जो है फेजर डायग्राम्स, फेजर डायग्राम क्या होता है, किसी भी दो तरीके के वेक्टर को जब तुम लोग रिजल्टेंट वेक्टर या ये सब करते हो तो इसी टाइप से डायग्राम बनाते थे कि एक एक्सिस पे A वेक्टर है, दूसरे पे B वेक्टर है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, √A² + B², ऐसे करके उसका फेज क्या होगा। ये सारा आई होप फिजिक्स में या मैथ्स में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैथ्स में वेक्टर में पढ़े होगे। सेम यहीं पे वही वाला चीज अप्लाई होता है यहाँ पे। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है, और रजिस्टर का मान लो कोई रजिस्टर है, मान लेते हैं ये VR है, अगर ये VR बताता है कि वोल्टेज इन रजिस्टर क्या है, तो ठीक है, और ये मेरा एक्सिस है, ये Y एक्सिस, ये माइनस Y एक्सिस, ये X एक्सिस, इधर माइनस X एक्सिस, तो VR क्या होगा, मान लेते हैं कि अगर मेरा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो है वो ये है इस डायरेक्शन में, तो ये मतलब हो गया 0 डिग्री, जानते हैं हम लोग X के अलॉन्ग मतलब 0 डिग्री। तो रजिस्टर में क्या होता है, अगर करंट देखेंगे तो करंट का भी डायरेक्शन यही होता है। ठीक है, करंट भी इसी में होगा, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, ये जो एरो का वेक्टर में तुम लोग पढ़े होगे, ये जो एरो का लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड दिखाता है, और एरो किस डायरेक्शन में है वो दिखाता है कि फेज क्या है या एंगल क्या है। तो इसमें रजिस्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड हो सकता है चेंज, हो सकता है IR छोटा हो, VR बड़ा हो,
ऐसे, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है एरो का वो तो इक्वल है 0 डिग्री पे। मतलब क्या हुआ कि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों का फेज जो होता है वो सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज और करंट का फेज सेम है, इसमें कोई भी लीड या लैग नहीं करता है। लीड मतलब आगे चलना, लैग मतलब पीछे चलना। ठीक है, तो इसमें ये लोग साथ साथ चलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर का। अब आते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर हम लोग जानते हैं XC ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब अगर कैपेसिटर का ड्रॉ करें हम लोग कि कैपेसिटर में क्या होता है वोल्टेज और करंट, तो ये अगर हमारा एक्सिस है x y माइनस x माइनस y। अब इसमें क्या होगा, अगर हम लोग मानते हैं कि चलो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मेरा ये है, ये मेरा है VC, कि मेरा ये वोल्टेज है भाई कैपेसिटर का। तो इसके अक्रॉस अगर करंट देखेंगे तो करंट क्या होगा, करंट मेरा कुछ इस तरीके से होगा, इसके 90 डिग्री पे मेरा करंट यहाँ पे आएगा, IC मान लेते हैं इसको। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में ये याद रखना है, यहाँ पे हम इसीलिए ये लिख भी दिए हैं, वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री। मतलब वोल्टेज हमेशा पीछे रहता है करंट से, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो अगर करंट मेरा यहाँ है तो वोल्टेज क्या होगा, 90 डिग्री पीछे रहेगा। जैसे इस वाले डायग्राम में, इसमें देखो रजिस्टर का था, तो जहाँ पे वोल्टेज है वहीं पे करंट है, उसी डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये कैपेसिटर में क्या है, करंट अगर यहाँ पे है तो इसका वोल्टेज क्या होगा, लैग करेगा, मतलब पीछे रहेगा 90 डिग्री से। तो ये 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये देख रहे हो, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पीछे है। वही चीज यहाँ पे है, करंट अगर मेरा यहाँ है तो ये 90 डिग्री पीछे हुआ। इन केस मान लो कि अगर करंट मेरा ये होता तो यहाँ से 90 डिग्री हम लोग जोड़ते, कि यहाँ से 90 डिग्री कहाँ होगा, उस हिसाब से ये मेरा VC होता। अगर हम लोग वोल्टेज को ब्लू से बना रहे हैं तो चलो इसको ब्लू से बना देते हैं, ये मेरा VC होता। अगर ये IC2 मान लो या IC1, तो अगर मेरा पहला जो करंट है वो इस तरीके से है तो जो वोल्टेज रहेगा कैपेसिटर में वो लैग करेगा 90 डिग्री से। सिमिलर वे में अगर करंट ऐसे है तो 90 डिग्री से लैग करेगा। तो क्या पता चला कि कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, मतलब पीछे रह जाता है करंट के। अब अगर थर्ड देखते हैं इंडक्टर का, तो अगर थर्ड इंडक्टर में देखें, इंडक्टर में जस्ट कैपेसिटर का उल्टा होता है। कैपेसिटर में क्या होता था कि वोल्टेज पीछे रह जाता था करंट से, लेकिन इंडक्टर में क्या होगा कि वोल्टेज आगे रहेगा करंट से। तो अगर ये मेरा एक्सिस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये मेरा एक्सिस है, इसमें क्या हम बोले कि जो वोल्टेज रहेगा वो लीड करेगा। अगर मान लेते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस मेरा ये VL है, ठीक है, तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट कहाँ पे होगा, इंडक्टर में क्या है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कि वोल्टेज आगे रहता है 90 डिग्री से। तो इसको ऑपोजिट वे में क्या कर सकते हो कि करंट पीछे रहता है, तो वोल्टेज से करंट पीछे रहेगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब इंडक्टर में करंट किधर होगा, इधर। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, कोई भी या तो करंट के टर्म में देखो या वोल्टेज के टर्म में देखो, हम लोग को ध्यान ये रखना है। इसीलिए ये समराइज्ड वे में जो एक डायग्राम था वो हम यहाँ पे दिए हैं। रजिस्टर में क्या होगा, मेरा जो करंट और वोल्टेज का फेज है वो सेम है। कैपेसिटर में क्या होगा, वोल्टेज पीछे रहता है करंट से। इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज आगे रहता है करंट से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं करंट ये था, करंट के पीछे हो गया VC। यहाँ पे क्या बोला है, वोल्टेज आगे रहता है करंट के, मतलब ये आगे है करंट के। ठीक है, अगर वोल्टेज इसमें आगे कैसे है करंट के, तो इस तरीके से देख सकते हो कि IL यहाँ पे है, VL मेरा ये था, ये 90 डिग्री पीछे करेंगे तब IL आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली अभी इंडक्टर के बारे में नहीं, कैपेसिटर के बारे में ध्यान रखना है। तो अभी जो हम लोग फेज शिफ्ट जो सर्किट अभी देखे यहाँ पे, ये वाला सर्किट, इसमें क्या है, एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं रजिस्टर में तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहता है। कैपेसिटर में क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज और करंट रहता है उस दोनों के बीच में 90 डिग्री फेज शिफ्ट रहता है, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज
लैग करता है, मतलब वोल्टेज पीछे रहता है। तो अभी हम लोग इंडिविजुअल देखें कि अगर सिर्फ C है तो उसमें V और I कैसा होगा, अगर सिर्फ R है तो उसमें कैसा होगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना क्या है, यहाँ पे हमारा एक ही सर्किट में C और R दोनों कनेक्टेड है, तो अब उसका सर्किट कैसा होगा, तो उसका जो है यहाँ पे ये बना हुआ है, ये जो डायग्राम है ये उसी के लिए है कि अगर हमारा कोई नेटवर्क है उसमें R और C दोनों कनेक्टेड है तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, इस डायग्राम में देखते हैं। इसमें क्या है, पहले तो R है, पहले क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाने का तरीका क्या है कि पहले इंडिविजुअली प्लॉट कर लो। ठीक है, अगर C और R है तो इंडिविजुअली पहले प्लॉट कर लो, पहले R कर लो प्लॉट, फिर C कर लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। तो R के लिए क्या होगा, मान लेते हैं अगर ये VR है, वोल्टेज है, तो करंट भी इधर ही रहेगा। ठीक है, तो VR और IR दोनों इधर ही है। सिमिलर वे में तुम्हारा करंट अगर इधर है तो अब कैपेसिटर के लिए भी करना है। तो मान लो कि ये जो करंट है, ये कैपेसिटर है, तुम्हारा जो ये सर्किट है इसमें करंट तो अलग नहीं होगा ना, ये सीरीज कनेक्शन है, तो जो भी करंट फ्लो करेगा वो करंट सेम ही होगा। ठीक है, इसीलिए I सेम है, जो भी करंट C के अक्रॉस या R के अक्रॉस फ्लो होगा वो सेम करंट ही होगा ना, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन तो है नहीं, सीरीज कनेक्शन है। सीरीज में एक ही करंट फ्लो करते जाएगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R जो होगा वो अलग अलग होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि रजिस्टर के अक्रॉस ये VR है, ये करंट है, ठीक है, और या फिर इसको हम डिलीट करते हैं, अगर शुरू से देखो कि चलो हम लोग वोल्टेज ये और ये सब कुछ नहीं मान रहे हैं, मान लेते हैं कि सर्किट में करंट I है और उसका डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस पे ही है। ठीक है, अगर इस तरह हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको, तो ठीक है, मेरे जो सर्किट में जो करंट है उसका डायरेक्शन ये है, हम लोग मान लिए, क्योंकि सीरीज है तो सीरीज में करंट ये हो गया, दोनों कंपोनेंट दोनों जो है R और C दोनों के अक्रॉस I करंट ही होगा। अब देखते हैं कि अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो मेरा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर किस डायरेक्शन में होगा, करंट के ही डायरेक्शन में होता है, करंट के साथ ही होता है, तो मेरा VR भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर का VC जो होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज वो किधर होगा, तो यहाँ क्या लिखा है, वोल्टेज लैग्स बाय करंट बाय 90 डिग्री, मतलब कैपेसिटर में हम लोग देख लिए कि जो वोल्टेज रहता है वो करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है। तो अगर करंट हम लोग माने हैं इस डायरेक्शन में तो वोल्टेज किधर रहेगा, इधर, जो VC है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो ये रहेगा। ठीक है, तो VR और VC और करंट ये हम लोग देख लिए, लेकिन अब अभी क्या है, वेक्टर में क्या पढ़े थे, सर्किट में तो दोनों चीज है, तो इसका मतलब हम लोगों को रिजल्टेंट खोजना होगा कि एक्चुअल में सर्किट में वोल्टेज क्या आएगा। तो सर्किट में वोल्टेज क्या आएगा, अगर R और C को कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। सिंपल वेक्टर है मैथ्स, यहाँ से भी देख सकते हो, ये VR था, ये VC था, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इधर होगा, और मान लेते हैं ये मेरा थीटा है। ठीक है, तो पहले क्या था कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो कितना पीछे था, 90 डिग्री पीछे था। अगर अलग से कैपेसिटर लगा होता, अगर कोई एक नेटवर्क है उसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो -90 डिग्री होगा, मतलब 90 डिग्री फेज शिफ्ट उसमें होगा, लैग करेगा। लेकिन अभी क्या है कि R और C दोनों जब लगाते हैं तो ये 90 डिग्री घट के कितना हो गया, थीटा हो गया, क्योंकि अब VC और VR के जगह जो रिजल्टेंट है, जो मेरा एक्चुअल में वोल्टेज रहेगा, आउटपुट वोल्टेज, वो ये आ गया। तो ये आउटपुट वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है, ये एंगल थीटा, तो अब 90 नहीं लेकर के ये थीटा फेज से ये लैग कर गया। ठीक है, तो पता क्या चला कि अगर जब हम R और C को कनेक्ट करते हैं तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो थीटा एंगल से लैग करता है। ठीक है, लैग क्यों करेगा, अगर कैपेसिटर के टर्म में बोलेंगे तो, अगर रजिस्टर के टर्म में बोलेंगे तब तो भाई लीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं VR आगे है, VC पीछे है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो हम लोग बोले कि जो V1 डैश अक्रॉस R लीड्स, मतलब ये जो R के अक्रॉस जो VR है वो लीड कर रहा है VC को, ये तो हम लोग देख लिए हैं। यहाँ पे जो VR है वो आगे है, VC जो है वो पीछे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल हम लोग फाई क्यों लिए, 90 डिग्री क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम लोग ये भी देखे कि जब दो चीज को हम लोग मिला रहे हैं VR और VC को, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज आ रहा है वो 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है, वो कुछ ऐसा एंगल बना रहा है। अब ये एंगल डिपेंड किस पे करेगा,
ये डिपेंड करेगा आर और सी के मैग्नीट्यूड पे, है ना, आर और सी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग को ये एकदम ये क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा कि आर और सी अगर दोनों को हम लोग एक साथ लगाते हैं तो वो उसमें क्या होता है, जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो हमेशा कैपेसिटर के वोल्टेज से कितना आगे रहेगा, थीटा डिग्री या कुछ भी, थीटा फाई कुछ भी लो, कुछ एंगल या कुछ फेज से ज्यादा आगे रहेगा, लीड करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये सर्किट हम लोग देखिए, ये सर्किट देखते ही हम लोग मान लो अब तो फेजर सबको पता है तो अब क्लियर होगा। ये सर्किट हम लोग देखिए, हम लोग अच्छा यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, आउटपुट हम लोग क्या ले रहे हैं, रजिस्टर के अक्रॉस ले रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज हमेशा पीछे रहता है। तो हम जो भी वोल्टेज यहाँ दे रहे हैं हमको आउटपुट में ज्यादा मिलेगा क्योंकि आउटपुट हम लोग आर के अक्रॉस ले रहे हैं। तो सी में हमेशा लैग करेगा, आर में हमेशा लीड करेगा। तो ये जो V1 डैश वोल्टेज हमको मिलेगा ये लीड करेगा V1 से, 90 डिग्री से लीड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये दोनों कनेक्टेड है। ये कुछ भी एक आर्बिट्री एंगल ले लो, यहाँ पे हम ये लिए हैं, फाई लिए हैं, कुछ भी ले सकते हो, थीटा भी ले सकते हो तुम लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लीड करेगा। तो मतलब अगर ये V1 में 0 डिग्री था एंगल, तो अभी ये V1 डैश में हमको क्या मिलेगा, 5 डिग्री एंगल मिलेगा। ठीक है, ये आई होप क्लियर है। अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री एंगल वाला अगर वोल्टेज हम लोग देते कैपेसिटर में तो यहाँ पे हमको क्या मिलता, 30 + 5 मिलता। तो इन एनी केस हम लोग जो भी इनपुट देंगे हमको यहाँ पे इस नेटवर्क, इसको फेज शिफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि फेज यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है बाय एंगल फाई। सी में वोल्टेज पीछे रहता है, इधर वोल्टेज हाई रहता है। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ हम लोग वोल्टेज का बात कर रहे हैं, करंट का बात करेंगे तो फिर वो उल्टा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज पीछे रहता है लेकिन करंट आगे रहता है। ठीक है, तो अगर करंट का बात करते तो रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होता वो लैग करता कैपेसिटर के करंट से। तो दोनों चीज एक बार में ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तो एक ही चीज ध्यान रखना है कि यहाँ से जो तुमको वोल्टेज मिलेगा वो लीड करेगा इस वोल्टेज से बाय एंगल फाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का एम क्या है। हम लोगों का एम है कि हमको 180 डिग्री फेज शिफ्ट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग इसका 3 सर्किट को एक जैसा लगाए, 3 सर्किट को, और सी और आर का ऐसा वैल्यू लिए कि हमको एक फेज से, मतलब ये जो सिंगल स्टेज है उससे हमको 60 डिग्री का फेज डिफरेंस मिले। ठीक है, पहले हम लोग बोल रहे थे ना कि 5 डिग्री आगे रहेगा ये, तो मान लेते हैं कि सी और आर का वैल्यू हम लोग ऐसा लिए कि एक नेटवर्क हमको 60 डिग्री का फेज डिफरेंस दे रहा है। मतलब अगर हम यहाँ 0 डिग्री दे रहे हैं वोल्टेज, ये V1 मेरा 0 डिग्री फेज पे है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा उसका फेज होगा 60 डिग्री। तो अब अगर हम ऐसा 3 फेज शिफ्ट वाला स्टेज लगा देंगे तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिल जाएगा हमको। वही इस स्टेज में किया हुआ है। पहले वाले स्टेज में क्या है, हम लोग 0 डिग्री का सिग्नल देंगे तो ये आर के अक्रॉस क्या आएगा, 0 + 60 आ जाएगा, मतलब 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री जा रहा है इस कैपेसिटर में, तो अभी हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर से इस सर्किट का 60 डिग्री फेज डिफरेंस, तो फिर 60 + 60 यहाँ पे 120 हो जाएगा। ये 120 अब यहाँ जाएगा और ये जो फाइनल जो स्टेज है वो क्या करेगा, फिर से 60 डिग्री फेज डिफरेंस आगे रहेगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम दिए इनपुट 0 डिग्री लेकिन आउटपुट हमको आया 180 डिग्री। तो ओवरऑल ये जो नेटवर्क है वो हमको 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड किया। अब इसी सर्किट को हम लोग यूज करेंगे अपने ऑसिलेटर में। इसको यहाँ पे अगर ऐसे देखो फेजर वाइज ही, तो यहाँ पे ये समराइज किया हुआ है कि मान लेते हैं अगर ये जो इनपुट है वो 0 डिग्री पे दिए हैं, तो फर्स्ट स्टेज से जब होगा तो ये 5 = 60, फर्स्ट वाला कैपेसिटर के अक्रॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड वाला फेज डिफरेंस होगा तो ये टोटल कितना हो गया अभी 120, और थर्ड वाले सर्किट से जब जाएगा तो ये टोटल 180। तो ये मेरा जो V आउट होगा वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पे इसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट ले लिए कि R को हम लोग कुछ इस तरीके से एडजस्ट किए कि V1 जो है वो 60 डिग्री से लीड करे। ठीक है ना, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें फेजर डायग्राम हम लोग देख लिए हैं। तो अभी क्या किए, इसमें हम लोग देखते हैं डायग्राम में। तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कैसे बनेगा, सिंपल है बहुत। ये तो नॉर्मल जो मेरा ट्रांजिस्टर था वही सब है। फेज शिफ्ट नेटवर्क जो अभी हम लोग देखिए R1 C1 ये वाला, ये नेटवर्क का काम है फेज शिफ्ट प्रोवाइड करना और फीडबैक सिग्नल देना।
तो ये क्या कैसे काम करता है वो तो हम लोग देख ली, और बाकी चीज़ जो है ये तो जस्ट ट्रांजिस्टर है हमारा, जो एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हम लोग पढ़े थे वही है। इसमें बस अंतर क्या है, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो बेस रजिस्टर जो मेथड था वो वाला यूज किया हुआ है। ठीक है, तो सर्किट लगभग सबका सेम रहता है, एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर है, उसमें बस फीडबैक सर्किट कैसे लगाना है वो देखना रहता है। तो फीडबैक सर्किट हम लोग लगा दिए हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क। ठीक है, एम्पलीफायर है और एक फेज शिफ्ट नेटवर्क है। फेज शिफ्ट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, R1 C1, R2 C2 एंड R3 C3। वो हम लोग देख चुके हैं, R1 C1, R2 C2, R3 C3। ठीक है, किसी भी फ्रीक्वेंसी एट एनी फ्रीक्वेंसी f phase shift in each RC section is 60 degree and hence total shift provided by network is 180 degree। ये भी हम लोग देख लिए हैं कैसे 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलता है हमको। एक सेक्शन जो है RC का वो 60 डिग्री प्रोवाइड करता है। हम लोग इस तरीके से R का वैल्यू सेट करते हैं कि हम लोगों को जो फाई था वो इक्वल्स टू 60 डिग्री मिले। अब जैसे बाकी सब में हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिटरमाइन करते थे, इसमें क्या होता है, जो हमारा f होता है वो होता है 1/2πRC √6। ठीक है, यहाँ पे R और C क्या होता है, R हम लोग R1, R2, R3 इक्वल रहता है। ऑब्वियसली हम लोग R1, R2, R3 और C1, C2, C3 एक ही रहेगा। C1 जितना हम लोग लेंगे उतना ही C2 भी लेंगे, C3 भी लेंगे। R1 जितना लेंगे उतना ही R2 और R3 सबका वैल्यू रहेगा, क्योंकि अगर R1 C1 का जो भी वैल्यू है अगर वो हम लोग C2 और R2 का नहीं लेते हैं तो क्या होगा, अगर ये फर्स्ट वाला नेटवर्क हमको 60 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है और अगर जैसे ही हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे या तो कैपेसिटर का या रजिस्टर का, तो फेज भी तो चेंज हो जाएगा ना। 60 डिग्री से ±5 कुछ भी हो सकता है, फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमको हर नेटवर्क 60 डिग्री ही दे, ये जो 3 स्टेज लगाए हैं हम लोग आरसी का, अगर हम चाहते हैं कि सब 60 डिग्री दे तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमको C1 पूरे हर तीनों कैपेसिटर का वैल्यू एक ही होना चाहिए, तीनों रजिस्टर का वैल्यू एक ही होना चाहिए। तो ये इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का फॉर्मूला ये हो गया 1/2πRC √6। इसका ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है। व्हेन सर्किट इज ऑन इट प्रोड्यूसेस ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड बाय फॉर्मूला गिवन इन लास्ट स्लाइड। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे ही सर्किट ऑन करेंगे तो मेरा जो ऑसिलेशन होगा किस फ्रीक्वेंसी का होगा, तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसका। ठीक है, द आउटपुट ई नॉट ऑफ द एम्पलीफायर, मतलब ये जो आउटपुट हमको मिल रहा है, जो एम्पलीफायर का आउटपुट कहाँ से होगा, कलेक्टर से होगा। ये जो आउटपुट हमको मिल रहा है ये ई नॉट, ये क्या हो रहा है, इज फेड बैक टू द आरसी नेटवर्क। यही तो हम लोग करते हैं, एलसी नेटवर्क होता है वो हमारा ऑसिलेटर सर्किट ये ऑसिलेशन जनरेट करता है, फिर उसको हम लोग एनर्जी लॉस को कंपनसेट करने के लिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लगाते हैं। वो क्या करता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है उसी का कुछ पोर्शन हम लोग फीडबैक करते हैं वापस से। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आउटपुट ऑफ ई नॉट, ये जो मेरा ई नॉट है, इज फेड बैक टू आरसी नेटवर्क वेयर 180 डिग्री फेज शिफ्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब ये जो ई नॉट है ये यहाँ पे इस नेटवर्क में आएगा तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होगा, और यहाँ आउटपुट तो खुद ही 180 डिग्री फेज शिफ्टेड था, तो टोटल अभी क्या हो गया 360 हो गया। तो अब वोल्टेज EI अपीयर्स एट इट्स आउटपुट विच इज अप्लाइड टू द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये जो है मेरा EI, यहाँ पे फिर ये जो नेटवर्क है वो खत्म हो गया, तो अभी क्या होगा EI ये वाला जो है वो मेरा वापस से हम लोग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पे दे देंगे। तो बेसिकली यही आइडिया है बस कि हम लोगों को उसका पोर्शन ऑफ आउटपुट लेना है और फीडबैक करना है। बस मेरा जो फीडबैक नेटवर्क है वो कितना फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है वो हमको देखते रहना है। ठीक है, तो अभी फीडबैक फ्रैक्शन जैसे हम लोग पहले उसमें पढ़े थे कि C2/C1, L1/L2 ये सब, इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ फीडबैक कितना होगा EI/E0। मतलब जो भी मेरा इसमें जो वोल्टेज आ रहा था जो कि इनपुट हम लोग दे रहे थे ट्रांजिस्टर में, वो डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखे थे, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या था 2πRC 6 + 4K। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर रेजिस्टेंस था उसको हम लोग नहीं ले रहे थे। तो ये एक और फॉर्मूला होता है 6 + 4K। सब चीज सेम है, सिर्फ √6 जो था ना वहाँ पे 6 + 4K लगा देंगे। K क्या होगा RC/R, ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर रेजिस्टेंस होता है ना ये वाला, ये तो ये वाला जो फॉर्मूला था सिर्फ √6 का, उसमें हम लोग इस RC को नहीं कंसीडर कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग इस RC को कंसीडर करना है हम लोगों को, तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे 6 + 4K। ठीक है, जहाँ K क्या होगा RC/R। ठीक है, HFE हम लोग जो अभी गेन देखे थे एक और एम्पलीफायर के लिए लास्ट वाले में, HFE क्या था,
जब हम लोग ये हार्टले ऑसिलेटर पढ़ रहे थे। इस केस में HFE क्या है, ये फॉर्मूला है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला तभी काम आता है जब न्यूमेरिकल में ऐसे कुछ कहा जाए निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन हम लोगों को अभी ज़रूरत नहीं है इस कोर्स के लिए। इसका एडवांटेज क्या होता है इस ऑसिलेटर का, हम लोग का सिर्फ R और C से काम चल जाता है, मतलब हम लोग कोई ट्रांसफार्मर या इंडक्टेंस का ज़रूरत नहीं रहता है। हम लोग लो फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं आराम से, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी रहता है। लेकिन LC में क्या था, लो फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन नहीं कर पाते थे क्योंकि साइज बहुत बल्कि हो जाता था, एक्सपेंसिव हो जाता था और फ्रीक्वेंसी इनस्टेबिलिटी भी था, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिफिकल्ट फॉर द सर्किट टू स्टार्ट ऑसिलेशन एज द फीडबैक इज जनरली स्मॉल। इसमें क्या होता है, जो फीडबैक हम लोग देते हैं ना वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑसिलेशन स्टार्ट करने में, लेकिन एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर ठीक है। द सर्किट गिव्स स्मॉल आउटपुट, ये तो हम लोग देखे आउटपुट स्मॉल है, फीडबैक भी स्मॉल है, फीडबैक स्मॉल है तो आउटपुट स्मॉल है, ये साइकिल चलते रहेगा। तो अब इसका हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं जैसे बाकी सबका देखिए। इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 कितना है 1 मेगाहर्ट्ज, C1 C2 C3 इक्वल्स टू कितना है 68 पिकोफैराड। हम लास्ट क्लास में भी बोले थे कि हम लोग को यूनिट का बहुत ध्यान देना है। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द सर्किट ऑसिलेट, मतलब एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है उसमें इसका ये सब वैल्यू दिया हुआ है R और C का, तो ये जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है वो किस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए कि कुछ भी RC का चर्चा तो नहीं हुआ है, ठीक है, कलेक्टर रेजिस्टेंस का कोई चर्चा नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ √6 वाला। अगर RC दिया रहता तो फिर हम लोग √6 + 4K वो वाला जो होता है वो चीज़ करते, लेकिन यहाँ RC नहीं दिया हुआ है तो हम लोग नॉर्मल √6 वाला चीज़ करेंगे। तो इस पर बस पुट करना है हम लोगों को, लेकिन वैल्यू पुट करने में ये ध्यान रखना है कि हम लोग को यूनिट को हमेशा देखना है। जैसे R1 R2 R3 है 1 मेगाहर्ट्ज, तो हम लोग देखे थे कि R1 1 मेगाहर्ट्ज है, यहाँ जो R होता है वो इसी के इक्वल होता है, तो R की जगह 1 मेगाहर्ट्ज डालना है। लेकिन कोई भी ऐसा मत कर देना कि R की जगह सिर्फ 1 डालना, क्योंकि यहाँ R3 1 मेगाहर्ट्ज है तो हम R1 डाल दिए, नहीं 1 मेगाहर्ट्ज है तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मेगाहर्ट्ज है तो 1 मेगाहर्ट्ज मतलब क्या हो गया 1 × 10⁻6 हर्ट्ज। उसी तरह कैपेसिटर है 68 पिकोफैराड, तो 68 पिको के जगह 10⁻12 फैराड। उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूजेस 5 पिकोफैराड कैपेसिटर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ R टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 800 किलोहर्ट्ज। अभी इसमें बोल रहा है कि एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है जिसमें कि जो कैपेसिटर यूज किया गया है वो 5 पिकोफैराड का किया गया है, तो हम लोग R कितना लेंगे, R का वैल्यू कितना होना चाहिए जो कि ये कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट करे 800 किलोहर्ट्ज। तो वापस से फिर इसमें यही करना है, हम लोगों को वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो था इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, F दिया हुआ है, C दिया हुआ है, R खोजना है। तो इस फॉर्मूला से R इक्वल्स टू अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, R इक्वल्स टू 1/2πf C √6। यहाँ पे भी RC का कोई जिक्र नहीं है इसलिए हम लोग RC को नहीं लेंगे अकाउंट में। बस इसमें अब सब चीज़ पुट कर देना है, वैल्यू का ध्यान रखना है। F जो है F क्या है 800 किलोहर्ट्ज, तो 800 किलो मतलब 10⁻3। कैपेसिटर C के जगह क्या लिखना है 5 पिकोफैराड, तो 5 पिको मीन्स 10⁻12 और फिर कैलकुलेट कर लेना है, ये आंसर आ जाएगा। ये किलो ओम है मतलब आंसर कितना आ रहा होगा 16.2 × 1000 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर एंड करंट गेन। ये जो करंट गेन क्या हो गया HFE का जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे। तो अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, कैपेसिटर का वैल्यू फाइंड करना है, HFE फाइंड करना है। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन एन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इज 20 किलोहर्ट्ज, हमको F दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ देखो RC दिया हुआ है। RC जब दिया हुआ है क्वेश्चन में इसका मतलब है कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला अब नहीं यूज करना है, हमको अब 6 + 4K वाला यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि हमको RC मेंशन है। तो जब भी क्वेश्चन में RC मेंशन रहेगा हम लोग फॉर्मूला में यहाँ पे 6 के साथ 4K लगा देंगे, ठीक है। अब 4K लगा दिए तो K का क्या होगा वैल्यू, K इक्वल्स टू क्या होता है RC/R, RC दिया हुआ है, R दिया हुआ है, ठीक है। तो आ जाएगा इतना, K का वैल्यू पता चल गया। हमको ढूंढना क्या है, कैपेसिटर ढूंढना है और करंट गेन ढूंढना है। तो ये अगर फॉर्मूला देखें तो कैपेसिटर इक्वल्स टू क्या होगा 1/2πr F 6 + 4K। फॉर्मूला सिर्फ सेम यही रहेगा, इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसलिए C को इधर ले आओ, F इधर ले आओ, इसीलिए ये फॉर्मूला हो गया,
ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्मूला था वो क्या था, f इक्वल्स टू 1/2πRC√6+4k। यहाँ पे हमको f दिया हुआ है, c ढूंढना है, इसलिए f को इधर से इधर कर दिए, c को यहाँ से इधर कर, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो c इक्वल्स टू इतना हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। सभी चीज का हम लोगों को यूनिट देखना है, यहाँ फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना है किलो हर्ट्ज में है और r जो है वो भी किलो में है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो इतना आएगा। 10⁻⁹ को कहते हैं नैनो फैराड, इसलिए हम लोग नैनो फैराड यहाँ पे लिखे। और करंट गेन कैसे निकालेंगे, करंट गेन का फॉर्मूला अभी हम लोग देख लिए थे। ठीक है, 23 + 29 R/RC + 4 RC/R। इसको तुम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये R/RC क्या होगा 1/k, तो फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो कि 23 + 29/k + 4k, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि RC/R क्या है, k है, और k का वैल्यू तुम लोग यहाँ फाइंड कर चुके हो, बस वैल्यू पुट करना है। और अगर k के टर्म में नहीं, अगर ऐसे ही करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, r का वैल्यू पता है, RC पता है, तो जो करंट गेन हुआ वो क्या हो गया 541। ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर करेंगे। थैंक यू।